अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में मैं जिक्र करूंगा कर्नल कज़ाफ़ी वाला लीबिया। उस वक्त लीबिया की क्या सूरत हाल थी और कर्नल कज़ाफ़ी के ऊपर जो अटैक किया अमेरिकन ने, उसके बाद जो उसको कत्ल किया, ख़त्म किया, उसके बाद लीबिया का क्या हाल हो गया, आज के वीलॉग में मैं ये जिक्र करूंगा। और आपसे गुजारिश है कि आप ये सुनिए कि लीबिया की पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या है, और अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय का मैं मुंतज़िर रहूँगा। आप जो है मेरा चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आसिम शुजाई जो है एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए नाजरीन, लिबिया की कहानी सुनिए आसिम शुजाई की जुबानी। लिबिया में बिजली मुफ्त थी। पूरे लिबिया में कहीं बिजली का बिल नहीं भेजा जाता था। ये कर्नल कज़ाफ़ी के दौर में था। सूद पर कर्ज नहीं दिया जाता था। तमाम बैंक रियासत की मिल्कियत थे और 0% सूद पर शहरियों को कर्ज की सहूलत देते थे। अपना घर लिबिया में इंसान का बुनियादी हक समझा जाता था और इसके लिए हुकूमत शहरियों को मुकम्मल माली मदद फराहम करती थी। तमाम नए शादीशुदा जोड़ों को अपना नया घर बनाने की मद में हुकूमत $50,000 मुफ्त में फराहम करती थी। पढ़ाई और इलाज की सहूलतें लिबिया के तमाम शहरियों को बिना पैसों के हासिल थीं। कज़ाफ़ी से पहले 25% लोग पढ़े लिखे थे, जबकि कज़ाफ़ी के दौर में 83% 83% लोग तालीम के जेवर से आरास्ता हुए। किसानों को ज़रूरी आलात, बीज और ज़रूरी ज़मीन मुफ्त में फराहम की जाती थी। अगर किसी बाशिंदे को लिबिया में इलाज, मुआवजे या तालीम की सही सहूलत मैसर नहीं तो हुकूमत बिना किसी खर्चे के बैरून मुल्क भिजवाती थी। लिबिया में अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी खरीदना चाहता तो हुकूमत 50% सब्सिडी फराहम करती थी। पेट्रोल की कीमत $0.14 फी लीटर थी। लिबिया पर कोई बैरूनी कर्जा नहीं और लिबिया के असासों की कुल मालियत तकरीबन $150 अरब से जायद थी, जिन पर अब मगरबी ममालिक का कब्जा है। अगर कोई बाशिंदा ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहा होता तो हुकूमत उसे उसकी तालीमी इस्तेदाद के मुताबिक मुफ्त तनख्वाह अदा करती थी, ता वक्त के उस बाशिंदे की मुलाजमत लग जाए। मुल्क के तेल से हासिल होने वाली आमदनी का एक मखसूस हिस्सा तमाम लिबियाई बाशिंदों के बैंक अकाउंटों में जमा करवा दिया जाता था। माँ को हर बच्चे की पैदाइश पर हुकूमत की तरफ से $5,000 मुफ्त फराहम किए जाते थे। कज़ाफ़ी ने मुल्क की सहराई आबादी के पेश नज़र दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बनाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, ताकि पूरे मुल्क में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। ये उन मजालिम में से कुछ की तफसील है जो कज़ाफ़ी नामी डिक्टेटर ने लिबिया की आवाम पर ढाए। इन मजालिम के अलावा कज़ाफ़ी ने 3 बहुत बड़े गुनाह और भी किए थे। पहला कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम के लिए $100 मिलियन की रकम उस वक्त फराहम की जब पाकिस्तान पर हर तरह की पाबंदियां थी। इसी रकम से पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। दूसरा, उसने हमेशा मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके उनका एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, कभी अफ्रीकी ममालिक का ब्लॉक, कभी अरब ममालिक का, लेकिन हमारे मुसलमान ममालिक कज़ाफ़ी की इस चाल में नहीं आए और आपस में ही लड़ते मरने पर मुत्तफिक रहे। तीसरी चीज में तो उसने हद ही कर दी जब उसने सोने और चांदी के सिक्कों में लेन देन करने का फैसला किया और ऐलान किया कि पेपर करेंसी जाली करेंसी है। तो आपने देखा कि इनके ये करतूतों की बदौलत ही अमेरिका ने कज़ाफ़ी को मिलकर मरवाया ताकि लिबिया के अवाम को एक जालिम डिक्टेटर से निजात दिलाई जा सके। अब लिबिया में मुकम्मल जमहूरियत आ चुकी है और लिबिया के लोग जमहूरियत के मज़े ले रहे हैं। तो आप देखें, अब लिबिया के साथ साथ एक और चीज़ भी ज़रा सुनते जाइए। हैरानकुन बात है, आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि 2023 के हज ज़ायरीन में सबसे ज़्यादा तादाद इस साल बांग्लादेश की थी। 1 रियाल पाकिस्तानी 80 रुपए और हज 11,75,000 रुपए में होता है। 1 रियाल बांग्लादेशी 23 रुपए 23 रुपीस और हज जो है 6,70,000 में। 1 रियाल इंडिया का 22 रुपए और हज 3,75,000।
तो आपने देखा कि इन तीनों ममालिक की करेंसी में जो फ़र्क है, आपने देखा कि इंडिया भी आज़ाद हुआ 1947 में, हम भी आज़ाद हुए 1947 में, और बांग्लादेश तो 1971 में 1971 में बना था। पहले तो वो मशरक़ी पाकिस्तान था, तो उसने देखो कहाँ तक तरक्की कर ली है। ये बात भी आप ज़रा सामने रखिए और ये देखिए कि हम लोग क्यों इतने पीछे रह गए। तो चले लीबिया की तरफ दोबारा आते हैं। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अमेरिकन ने कर्नल कज़ाफ़ी को डिक्टेटर मानकर, और वो जमहूरियत के आपको पता है बहुत बड़े चैंपियन हैं, उन्होंने कहा इस डिक्टेटर से जान छुड़ाएं। और आपने देखा कि डिक्टेटर ने क्या क्या सहूलतें दे रखी थी वहां के लोगों को, और जब उसको मरवा दिया गया और जमहूरियत आ गई, अब जरा लीबिया का हाल जाकर देखे, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और असल बात यह होती है कि डिक्टेटर या डेमोक्रेट का मसला नहीं होता। आज की जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप से भी बदतरीन है। आप छोड़ दें इन बातों को, कोई डिक्टेटर है या डेमोक्रेट है, असल बात यह है कि वो अवाम को सहूलतें क्या दे रहे हैं। आप चीन की मिसाल देख लें, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। आप जनूबी कोरिया की मिसाल देख लें, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। आप शुमाली कोरिया की मिसाल देख लें, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई डेमोक्रेट है या डिक्टेटर है। बात यह है कि अवाम को सहूलियात कौन दे रहा है। कर्नल कज़ाफ़ी ने आपने देखा कि कैसी सहूलतें दे रखी थी, और अमेरिकन जो हैं वो उसको पसंद नहीं करते थे। और उसकी वजह आपको पता ही है कि वो जो है अमेरिकन के और वेस्टर्न ममालिक के ख़िलाफ़ था, और वो मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक बनाना चाहता था। और अगर आपको याद हो 1974 में जो है यहाँ पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें भी कर्नल कज़ाफ़ी मौजूद थे। और मेरे ख्याल में उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे जो बड़े बड़े, उनमें से जो सबसे आखिरी जो अमेरिकन ने जिसकी जान दी है, तो वो जनाब आपका कर्नल कज़ाफ़ी ही है। आप देखें उस दौर में भुट्टो साहब वो जान से गए, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसके बाद शाह फैसल थे, वो उसमें शामिल थे, उनको मरवाया गया। फिर उसके बाद जो है सद्दाम हुसैन, उसका को तो इबरत का निशान बनाया गया। फिर आप देखें ये कर्नल कज़ाफ़ी जो बड़े लीडर्स में शामिल थे, उसका अब जो है हाल ही में कुछ अर्सा पहले जो है उसको भी उन्होंने हटा दिया। तो अमेरिकन या जो साम्राज्य है वो अपनी मनमानी किस्म की डेमोक्रेसी चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि ये जो गरीब ममालिक हैं ये इस चक्कर में फंसे रहें, इनको फैसिलिटीज़ ना मिलें, ये हमारे शिकंजे में रहें। और यहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है उनको वो ख़रीद लेते हैं, और ख़रीद के जो है उनको IMF का ग़ुलाम बना देते हैं, उसके शिकंजे में, आलमी मालियाती इदारों के शिकंजों में जकड़ देते हैं। और क्योंकि जो हुक्मरान होते हैं वो करप्ट होते हैं, तो उनको वो ख़रीद लेते हैं, और वो हुक्मरान जो है उनके ग़ुलाम बनकर जो है मुल्क की मईशत को डबो देते हैं। पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ है। आप अगर देखें पाकिस्तान के जितने भी डेमोक्रेटिक जो रिजीम्स हैं वो उनमें मईशत का हाल बुरा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक बहुत बड़ा तजाद है, ये एक बहुत बड़ा बल्कि पैराडॉक्स है। इंग्लिश में अगर इसे कहें तो ये एक पैराडॉक्स है। आप देखें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में मईशतों का हाल बुरा रहा, और जबकि जो डिक्टेटर्स रहे हैं, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो ज़िया-उल हक हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हो, इन तीनों के अदवार आप उठा के देख लें तो मईशत का हाल बहुत बेहतर रहा है। जबकि डेमोक्रेट गवर्नमेंट्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके। उसकी बहुत सी वजूहात भी हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एजुकेशन नहीं है। डेमोक्रेसी जो है उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती। आप देखें इंडिया ने डेमोक्रेसी को कायम रखा, एजुकेशन को बढ़ाया, रेट बढ़ाया, तकरीबन 90% लोग तक उन्होंने पढ़े लिखे कर दिए। इसके अलावा बांग्लादेश में जो है डेमोक्रेसी चला रहे हैं, तो आप देखें कि बांग्लादेश वालों ने भी 85% से ऊपर लोग जो है वो पढ़ा रखे हैं। वो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और पाकिस्तान में 60% भी नहीं है। और पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन का तो कोई भी पुरसान हाल नहीं है। तो यहाँ डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। और ये जो डेमोक्रेटिक होने का दावा करते हैं, ये असल में उन आलमी मालियाती साम्राज्यों का एजेंट्स होते हैं, और मुल्क की मईशत को ये डबोते हैं, और डबो के उनके शिकंजों का शिकार कर देते हैं, और फिर जो है खूब माल बटोरते हैं, अपनी अय्याशी जारी रखते हैं, और आवाम का खून पसीना निचोड़ लेते हैं। ये एक पूरी साजिश है। और इसी साजिश के तहत जो है वो अरब स्प्रिंग जो हुई थी 2011 में, जो बादशाहतों के खिलाफ जो है लड़ाई थी, उसको जो है फिरका वारियत में बदला पहले अमरीकी साम्राज्य ने, और फिर वहाँ के जो भी रिजीम्स थे, चाहे वो सद्दाम है, चाहे वो कोई भी है, उनको उन्होंने उड़ा के रख दिया। कर्नल कज़ाफ़ी भी उसमें शामिल थे। आप देखें मिस्र के जो है वहाँ पर वो डिक्टेटर्स आ गए। तो आप ये ज़रा देख लें, मिस्र के तहरीर स्क्वायर में ये हुआ था
تو آپ یہ ساری باتیں اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ جو گھناؤنا کردار ہے سامراجیوں کا یہ آپ کے سامنے ہے. یہ دنیا کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ کبھی بھی اس کو خوشحالی نہیں آنے دیں گے. یہ اپنے سرمایے کے جو سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کبھی نہیں ہٹیں گے. اور دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کو انہوں نے روٹی سے بھی محروم کر رکھا ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس کے لیے اب روٹی سے محروم لوگوں کو جو ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کی جو لڑائی ہے وہ آج تک جاری ہے. اور اب یہ لڑائی ہونا ہوگی اور اس کو کرنا ہوگا. ہیوز کے خلاف ہیو ناٹس کی لڑائی. تو یہ وہ صورتحال ہے. تو کرنل قذافی کی کہانی آپ نے سنی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ضرور اپنے میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کیجئے, کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اب کسی اور ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک عاصم شجاعی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.